नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा जो पहले जो टॉपिक चल रहा था संत व संप्रदाय, वो हम लोगों ने जो कि कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में आज एक नया टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थानी भाषा व बोलियां हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थानी भाषा व बोलियां खत्म होने के बाद में है जो कि हम साहित्यकारों की जो कृतियां हैं वो हम लोग है जो कि पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपने पास एक नोटबुक व पेन लेकर के बैठ जाए और शानदार तरीके से है जो कि जैसे भी मैं है जो कि आपको जो नोट्स बनाऊं और साथ साथ है जो कि क्या करना है, लिखते रहना है या फिर हम कह सकते हैं नोट करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाए, राजस्थानी भाषा व बोलियां। क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थानी भाषा व बोलियां। हेडिंग लगाइए, राजस्थानी भाषा व बोलियां। ठीक है, तो अब हम बात करें तो राजस्थानी भाषा व जो बोलियां, राजस्थानी भाषा किसे कहा जाता है? प्रश्न ये उठता है कि राजस्थानी भाषा किसे कहा जाता है। तो हम अगर बात करें तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, यानी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो बोलियां बोली जाती है उसी का जो सामूहिक रूप है राजस्थानी भाषा कहलाता है। समझ में आ गया? राजस्थानी भाषा यानी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों का सामूहिक रूप ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा क्या एक संवैधानिक भाषा है? क्या इसको संविधान के अंदर दर्जा है? नहीं, राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। किस प्रकार की भाषा है? एक असंवैधानिक भाषा है। कहने का मतलब यह है कि संविधान के अंदर जो भी भाषा होती है तो उसको अगर उसके अंदर ऐड किया कर दिया जाता है तो वो एक संवैधानिक भाषा कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है जो कि शामिल नहीं है, इसलिए राजस्थानी भाषा को है जो कि क्या कहा जाता है? एक असंवैधानिक भाषा कहा जाता है। और आमतौर पर अगर हम बात करें तो ये जो अभी चुनाव हुआ था राजस्थान के अंदर, जो विधायक लोगों ने है जो कि हम कह सकते हैं जो शपथ ली थी, उसमें कई ऐसे विधायकगण थे वो राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ नहीं दिलाई गई। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर इसका है जो कि उल्लेख हम कह सकते हैं इसको शामिल नहीं किया गया। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा का विश्व के अंदर कौन सा स्थान है? विश्व के अंदर है जो कि 16वां स्थान है। राजस्थानी भाषा का एक बार आप समझने की कोशिश करें, उसके बाद में है जो कि हम लिखेंगे। राजस्थानी भाषा का अगर हम बात करें विश्व में तो होगा इसका 16वां स्थान। कौन सा होगा? 16वां स्थान। और उसके बाद में बात करें भारत में होगा 7वां स्थान राजस्थानी भाषा। एक बार समझे तो राजस्थानी भाषा का विश्व के अंदर अगर बात करें तो 16वां स्थान है, और भारत के अंदर अगर बात करें भारत में कौन सा स्थान है? 7वां। तो याद कैसे रहेंगे? विश्व के अंदर 16वां 1 6, तो 1 6 कितना हो जाएगा? 7। तो भारत में है जो कि इसका 7वां स्थान माना जाता है। और राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है, असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है क्योंकि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। एक बार समझे, उसके बाद में मैं लिखवा दूंगा, लिखना नहीं है, एक बार समझने की कोशिश करें। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत कब होती है, इसकी उत्पत्ति कब कहलाती है, और राजस्थानी भाषा को किन लोगों ने या किन विद्वानों ने जो किनको किन किन प्रकार के अंदर हम कह सकते हैं इसको जो कि बांटा है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं भारत के अंदर जो कि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में है जो कि मनाया जाता है।
और उसी दिन है जो कि हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर भी जो राजस्थान की मातृभाषा है, तो राजस्थानी भाषा का भी उस दिन है जो कि राजस्थानी भाषा के दिवस के रूप में है जो कि 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस अगर हम बात करें, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो हमारी जो भाषा थी वो प्राचीन भाषा की अगर हम बात करें तो प्राचीन भाषा किससे निकलती है, या फिर प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। हमारी प्राचीन जो भाषा थी वो थी संस्कृत। अब इससे निकलती है एक भाषा निकलती है जिसका नाम था पाली। कौन सी भाषा निकलती है? संस्कृत भाषा से निकलती है पाली भाषा, और पाली भाषा से एक भाषा निकलती है जिसका नाम है प्राकृत। कौन सा नाम है? जिसका नाम है प्राकृत। अब प्राकृत को है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हम कह सकते हैं अलग भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया गया, इसलिए उनका है जो कि अलग अलग नाम बनाए गए। अब उनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर प्राकृत भाषा के इसके भी तीन है जो कि हम कह सकते हैं भाग बनाए गए। ठीक है, तो वो 3 भाग कौन से हैं? जैसे कि सोरसेन क्षेत्र में है जो कि इसका प्रयोग किया गया, तो वहां पे हम बात कर सकते हैं इसको है जो कि क्या कहा जाने लगा? सोरसनी प्राकृत। ठीक है, सोरसनी प्राकृत। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जो था आपका, क्या हम बात कर सकते हैं? मगध क्षेत्र। मगध क्षेत्र के अंदर है जो किसको क्या कहा जाने लगा? मागधी, हम कह सकते हैं मागधी प्राकृत। और महाराष्ट्र क्षेत्र में है जो किसको महाराष्ट्री प्राकृत है जो कि कहा जाने लगा। उसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलते हैं इसको? मागधी क्षेत्र। मागधी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो मागधा प्राकृत भाषा कहलाई। और उसके बाद में हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर है वो महाराष्ट्री या फिर मराठी, है ना? तो मराठी नहीं, वो तो उसकी हम बात कर सकते हैं महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है, अब हम बात करें तो जो सोरसेनी प्राकृत भाषा है ये हमारी राजस्थानी जो भाषा है इसकी उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है। सोरसेनी अपभ्रंश के बाद में हम बात कर सकते हैं सोरसेनी प्राकृत भाषा से। इससे 3 भाषा निकलती है, इससे 3 भाषा या फिर हम कह सकते हैं 3 जो बोलियां निकलती है वो एक तो सोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? एक शब्द आता है अपभ्रंश से, तो समझने की कोशिश करें। सोरसनी अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब वो होता है जैसे कि टूटी फूटी भाषा। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि शुद्ध भाषा का शॉर्ट के रूप में प्रयोग करना, क्या है? जो शुद्ध भाषा होती है उसका शॉर्ट के रूप में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका जैसे कि दुग्ध शब्द है, तो दुग्ध शब्द जो कि एक वास्तविक नाम या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध शब्द होता है, लेकिन हम उसको शॉर्ट के रूप में अपभ्रंश के रूप में क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको दूध बोलते हैं। और हम बात कर सकते हैं जैसे कि यहाँ से ले लो राजस्थान। क्या है? राजस्थान। क्या आप में से कोई है जो इसे बोलता है राजस्थान? ऐसे बोलते हैं राजस्थान। क्या बोलते हैं? राजस्थान। तो ये हम कह सकते हैं एक अपभ्रंश कहलाता है, यानी टूटी फूटी भाषा या फिर है जो कि किसी शब्द को शॉर्ट रूप में बोलना, शॉर्ट रूप में प्रयोग करना, उसका है जो कि अपभ्रंश कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो सोरसेनी प्राकृत है, इसको 3 भागों में बांटा गया। सोरसेन प्राकृत भाषा को है जो कि 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका हो जाएगा सोरसेनी अपभ्रंश जो सोरसेनी क्षेत्र में बोला गया, और एक हो जाएगा आपका गुर्जरी अपभ्रंश। तो जैसे कि राजस्थान का ये भाग है, फिर हम नेक्स्ट से जो मैप है उससे समझेंगे। ठीक है, तो राजस्थान का ये भाग है जैसे कि, तो यहाँ पे आपका जो गुजरात है, तो गुजरात क्षेत्र और है जो कि इसको है जो कि इस भाषा यहाँ तक हम कह सकते हैं इस क्षेत्र की भाषा को है जो कि गुर्जरी अपभ्रंश कहा गया। इसके अंदर 2 भाषा आ जाती है, एक तो आपकी राजस्थानी आ जाती है, एक तो इसके अंदर राजस्थानी प्लस एक आपके जो कि गुजराती। इसलिए इन दोनों भाषाओं का जो मेल है उसको कहा जाता है मरु गुजरी अपभ्रंश। ठीक है, तो मरु गुजरी अपभ्रंश के बाद में आपका जो तीसरा भाग है, यानी हम कह सकते हैं सोरसेनी प्राकृत भाषा का जो तीसरा भाग है वो हो जाएगा आपका नागर अपभ्रंश। ठीक है, तो नागर अपभ्रंश अब हम पढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं पूरी। तो हेडिंग लगाई यहाँ पे,
पहले एक लाइन वो लिख लो ना, एक नंबर एक लाइन लिखो, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली जाने वाली बोली का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? सामूहिक रूप क्या कहलाता है? राजस्थानी भाषा कहलाता है। राजस्थानी भाषा। ठीक है, यानी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां, या फिर हम कह सकते हैं बोली जाने वाली जो बोली है वो है जो कि क्या कहलाती है, हम कह सकते हैं, चलो यहाँ पे बोलियां लगाओ, बोली जाने वाली बोलियां। क्योंकि अलग ज्यादा हो जाएंगी ना, बोलियां को का रूप है ना, बोलियां का, बोली जाने वाली बोलियों का जो सामूहिक रूप है वो क्या कहलाता है? राजस्थानी भाषा कहलाता है। तो ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक लाइन और लिखो, राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। दो नंबर लाइन लिखो, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। एक असंवैधानिक, संवैधानिक कौन सी हो जाएगी? जिसको संविधान के अंदर हम कह सकते हैं शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची के अंदर, और ये एक असंवैधानिक भाषा है। असंवैधानिक भाषा है। क्यों? क्योंकि इसे संविधान की, भारतीय संविधान लिखो या फिर ऐसे लिखो, संविधान की, क्योंकि इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये दो लाइन लिखे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा का विश्व के अंदर कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है, और भारत के अंदर है जो कि कौन सा? 7वां स्थान। तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे कि एक आपको याद हो जाएगा, राजस्थानी भाषा का आवाज आ रही है ना आप सभी तक अच्छे से? राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान, कौन सा है? 16वां स्थान, तथा भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो ये भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आवाज आप सभी तक अच्छे से, यार एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। ओके, आवाज आ रही है ना अच्छे से? तो उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16वां स्थान है जो कि राजस्थानी भाषा का विश्व के अंदर माना जाता है, और 7वां स्थान है जो कि भारत के अंदर 7वां स्थान माना जाता है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यानी आपके 21 फरवरी को, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में है जो कि मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन है जो कि मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को।
21 फरवरी को कोष्टक में लिख दो, इस दिन मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इतना लिखो, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को है जो कि अच्छे से समझ में आ रहा है। कल एक बच्चे का कमेंट्स था कि सर जब बोर्ड पूरा लिखने को आ जाता है तो आप थोड़ा साइड में हो जाए ताकि हमें जो कि अच्छे से लिख ले। तो उसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि भारतीय जो राजस्थानी भाषा है वो एक भारोपीय भाषा परिवार की मानी जाती है, क्योंकि भारत में ये एक यूरोप से हम कह सकते हैं जो अंग्रेजी कंपनियां जो आई थी वहां से इसका जो हम कह सकते हैं माना जाता है। तो चलिए एक बार आप लिखें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बाकी वैसे आप वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो उसमें है जो कि आप क्या कर सकते हैं, स्किप करके है जो कि इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलो लिख लिया होगा आपने अच्छे से। उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक पढ़ लिया। उसके बाद में इससे जो राजस्थानी भाषा है इसकी लिपि क्या थी, इस भाषा की जो लिपि की अगर हम बात करें तो लिपि थी मुड़िया लिपि। कौन सी लिपि थी, मुड़िया लिपि। और इसको है जो कि हम कह सकते हैं ब्राह्मण लोगों से, बणियों लोगों से है जो कि कई सारा प्रयोग में इसको ज्यादा लेने पे है जो कि इसको बणियावली लिपि भी कहा जाता है और इसको महाजनी लिपि भी है जो कि इसको कहा जाता है। ये सब एक ही नाम माने जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। और इस लिपि के जो जनक है वो किसको माना जाता है, टोडरमल को माना जाता है। तो लिख लीजिए एक बार, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा भारोपीय परिवार की एक भाषा मानी जाती है। जो हम बात कर सकते हैं राजस्थान के अंदर जो भारत में जो भाषा आई थी, ये भारत आई थी यूरोप से। तो इसको हम कह सकते हैं अंग्रेजों की भाषा ही वो कहते हैं कि हमारी भाषा थी। जो संस्कृत प्राचीन हमारी भाषा थी वो कहते हैं कि ये हमारी भाषा थी। और अब हम कह सकते हैं, तो इसको ये भी एक पॉइंट लिखिए कि राजस्थानी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की है जो कि सदस्य मानी जाती है। लिखिए, राजस्थानी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य मानी जाती है, सदस्य मानी जाती है। ठीक है, तो ये लिखे। उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं इसकी जो लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि, या फिर हम कैसे चले लिखे, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी थी, जिस लिपि में ये लिखते थे वो थी इनकी मुड़िया लिपि। कौन सी थी, मुड़िया लिपि। या फिर इसको हम कह सकते हैं, और क्या अन्य नाम था इनका, इनको महाजनी लिपि भी कहा जाता था, महाजनी लिपि। बणियावली लिपि भी इनको कहा जाता था, बणियावली लिपि। क्या कहा जाता था, बणियावली लिपि। ठीक, तो ये इतना याद रखना, बणियावली लिपि। ये सभी सेम ही नाम है ना, तो ये सभी क्या है, एक ही नाम है। इसी को मुड़िया लिपि भी कहा जाता है, महाजनी लिपि भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं बणियावली लिपि भी इससे है जो कि कहा जा सकता है। फिर अगर बात करें तो इस लिपि का जो जनक किसे माना जाता है, ऐसे लिखे, इस लिपि का जनक किसको माना जाता है, टोडरमल को। इस लिपि का जनक किसको माना जाता है, टोडरमल को। इस लिपि का जनक किसे माना जाता है, टोडरमल को माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो राजस्थानी जो भाषा है उसका वर्गीकरण हम बात करें तो वो किस प्रकार से है जो कि होता है। और राजस्थानी के अंदर जो कि जो बोलियां है, राजस्थानी भाषा के अंदर जो बोलियां है वो कितनी थी, तो जो 1961 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें,
एक बार समझे। 1961 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा के अंदर जो बोलियां थी कुल 73 बोलियां हैं जो कि अपने अस्तित्व में थी, ठीक है। और उसके बाद में 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के अंदर है जो कि 71 बोलियां ही अपने अस्तित्व में है, यानी 2 बोलियां हैं जो कि अपना हम कह सकते हैं स्थापित्य या फिर है जो कि अपना स्थायित्व जो कि खो देती है, अपना अस्तित्व क्या करती हैं, खो देती है 2 बोलियां। यानी 1961 में है जो कि 73 बोलियां थी और 2011 के अंदर अगर बात करें तो कुल है जो कि 71 बोलियां ही, आपकी 71 बोलियां ही अस्तित्व में रही या फिर हम कह सकते हैं जीवित रही। बाकी है जो कि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हम कह सकते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति का संबंध के अंदर है जो कि 3 मत आते हैं, कहते हैं 3 अपभ्रंश कह दो, 3 मत कह दो। 3 अपभ्रंश के बारे में अगर हम बात की थी कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग जो बोलियां होती है और जो एक मुख्य बोली होती है उनकी कई सारी है जो कि उपबोलियां भी होती है। जैसे कि व्यक्ति विशेष अगर हम बात करें, कोई क्षेत्र है, इसके अंदर एक जैसे आपके मुख्य बोली हो जाएगी मारवाड़ी, तो इसकी उपबोलियां कई सारी हो जाएगी, ठीक है। तो मारवाड़ क्षेत्र है जिसमें आपकी बोली जाने वाली बोली क्या हो जाएगी, मारवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हो जाएगी मेवाड़ी। और हम कह सकते हैं बीकानेर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हम कह सकते हैं आपके बीकानेरी हो जाएगी। ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी हो जाएगी। मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाती हो जाएगी। मालवी क्षेत्र में बोली जाने वाली मालवी हो जाएगी। और इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो अब क्या करें, चले लिख ले 2 लाइन कि 1960 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद में आगे नेक्स्ट पे लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1960 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां हैं जो कि अपने अस्तित्व में थी। लिखिए 1961 की जनगणना में 1961 की जनगणना के अनुसार 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 73 बोलियां अपने अस्तित्व में थी। बोलियां अपने अस्तित्व में थी या फिर हम कह सकते हैं अपने जीवित अवस्था में थी, अस्तित्व में थी, अस्तित्व में थी, या फिर लिख सकते हैं कोष्टक में लिख दो जीवित रूप में थी, जीवित रूप में थी। एक पास में साउंड बज रहा था तो लाइट चली गई, वो तो बंद हो गया, शुक्र है बंद हो गया। बाकी अपने तो इन्वर्टर वगैरह है तो उससे लाइट तो गई नहीं है ना। तो हम बात कर सकते हैं जैसे कि 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो बोलियां थी वो कितनी थी, 73 बोलियां थी, यानी 73 बोलियां, 73 जिसको हम कहते हैं, तो 73 बोलियां थी। लेकिन जब 2011 के अनुसार जो जनगणना की गई 2011 के अंदर, लेकिन ऐसे लिख दो इसी में, लेकिन जबकि 2011 की जनगणना में, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था के अनुसार 71 बोलियां ही राजस्थान में, कितनी बोलियां, 71 बोलियां ही अपने अस्तित्व में है, 71 बोलियां ही अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा लिख दो ना यहाँ पे। तो लिख लीजिए, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया सभी ने? अब हम बात कर सकते हैं, हेडिंग लगाए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति संबंधित अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति संबंधित हेडिंग लगाए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित या फिर उत्पत्ति संबंधित लिखो संबंधित 3 मत, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3 अपभ्रंश है। 3 क्या है? अपभ्रंश है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका शोरसनी अपभ्रंश। कौन सा हो जाएगा? एक तो लिखिए आप शोरसनी, शोरसनी अपभ्रंश, ठीक है। एक हो जाएगा मरु गुजरी और एक हो जाएगा आपका नागर अपभ्रंश, ठीक है। तो ये है जो कि आप फटाफट से लिखिए, शोरसनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और एक हो जाएगा मरु गुजरी अपभ्रंश, या फिर मारू गुजरी भी लिखते हैं, मरु गुजरी अपभ्रंश। देखिए राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत या फिर उत्पत्ति कब से मानी जाती है? अब इन 3 भाषाओं के रूप में है जो कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। इनमें इन तीनों के अंदर सबसे प्राचीन या फिर प्रचलित रूप से जो भाषा है, जो अपभ्रंश है, वो कौन सा है? आपका मरु गुर्जरी, जो 3 नंबर पे दे रखा है। मरु गुर्जरी अपभ्रंश है जो कि सबसे प्रचलित माना जाता है इन तीनों के अंदर से। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर मरु भाषा और गुजराती भाषा का उत्पन्न हुआ है। बाकी सब में एक एक हम अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन ये सबसे प्रचलित भाषा थी, प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कह सकते हैं मरु भाषा, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान में मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी। तो इसको पहले है जो कि मरु कहा जाता था। तो मरु गुर्जरी जो अपभ्रंश है, जो टूटी फूटी भाषा का जो एक संग्रह माना जाता है, उसके अंदर 2 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर गुजराती भाषा भी है, क्या है? गुजराती भाषा भी है, और इसके अंदर है जो कि मरु भाषा, जिसको मारवाड़ी वर्तमान में हम कहते हैं। तो इन 2 भाषाओं का यहाँ पे है जो कि क्या है, हम कह सकते हैं ये 2 भाषा इसके अंदर उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको है जो कि सर्वाधिक मात्रा में है जो कि इसको प्रचलित माना गया है। तो लिख लीजिए एक लाइन कि इनमें से मरु गुर्जरी अपभ्रंश को प्रचलित माना गया है। मरु गुजरी भाषा को है जो कि क्या माना गया है? अपभ्रंश को है जो कि प्रचलित माना गया है। क्योंकि इसमें है जो कि क्या है? मरु भाषा और है जो कि आपके गुजराती भाषा उत्पन्न होती है। लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद में एक लाइन और लिख लेते हैं। लिखिए, इसमें से मरु गुर्जरी भाषा क्या है? सबसे प्रचलित है, सबसे प्रचलित है। क्योंकि इसमें कौन सी 2 भाषा निकलती है? इसमें मरु भाषा व गुजराती भाषा। गुजराती भाषा उत्पन्न होती है। इस
इसमें दो भाषा है जो कि क्या होती है। फिर हम मैप के अनुसार पढ़ेंगे कि मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहाँ, मारवाड़ी की कौन कौन सी है जो कि उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं, मेवाती कहाँ बोली जाती है, हाड़ हम कह सकते हैं रागड़ी व हम कह सकते हैं रागड़ी व वागड़ी वो किस बोली की है जो कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की है जो कि क्या है उपबोलियां हैं। इन सभी के बारे में हम जो कि पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बार लिखिए, उसके बाद में हम जो राजस्थानी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस हिसाब से माना जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है 11वीं सदी से, 11वीं से है जो कि 13वीं शताब्दी के अंदर जो काल था उसके अंदर भाषा को है जो कि किस अपभ्रंश के अंदर माना गया, गुर्जरी अपभ्रंश कहलाता था। इसलिए इसे है जो कि गुर्जरी अपभ्रंश तभी इसको प्रचलित माना गया है और वहीं से है जो कि इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। तो ये लिखना है आपको। और दूसरा उसके बाद में 13वीं सदी से है जो कि 16वीं सदी, उस काल को है जो कि प्राचीन राजस्थानी कहा जाता था, प्राचीन राजस्थानी कहा जाता था। उसके बाद में है जो कि मध्य राजस्थानी जो कि आपका 16वीं सदी से 18वीं सदी के बीच का माना जाता है। और 18वीं से वर्तमान में है जो कि उसको कहा जाता है आधुनिक राजस्थानी। तो लिखिए राजस्थानी भाषा का कालक्रम, इतना लिख लिया कि उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का जो विकास क्रम है वो लिखिए। हेडिंग लगाओ राजस्थानी भाषा का विकास क्रम। चलो पेज चेंज कर लेते हैं, एक बार लिखो फटाफट इतना, उसके बाद में आगे बढ़ लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ राजस्थानी भाषा का, या फिर ऐसे लिखो राजस्थानी विकास क्रम, राजस्थानी भाषा का विकास क्रम। तो किस हिसाब से है जो कि इसका विकास होता है, राजस्थानी का विकास क्रम, ऐसे लिखो राजस्थानी का विकास क्रम। तो कब से माना जाता है, इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है राजस्थानी भाषा की? अब देखो उसमें गुजरी अपभ्रंश से माने तो 11वीं सदी से मानी जाती है। और एक व्यक्ति था एलपी तेसीतोरी, उनके अनुसार अगर बात करें तो है जो कि 12वीं सदी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मैं आगे बात करूंगा उनके बारे में, क्योंकि आपको किस प्रकार से प्रश्न अगर पूछे भाषा से तो आपको किस प्रकार से देना है, यानी उत्पत्ति से संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो एक दो मत है उसके अंदर। अगर एलपी तेसीतोरी से पूछे तो आपको 12वीं सदी करना है, और अगर ऐसे पूछे कि राजस्थानी भाषा का गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में है जो कि उत्पत्ति कब मानी जाती है तो वो आपकी 11वीं सदी है जो कि मानी जाएगी। तो अब आप लिखिए पहला मत, या फिर हम कह सकते हैं पहला क्रम, वो हो जाएगा आपका 11वीं से 13वीं सदी, 13वीं शताब्दी। इसको क्या कहा गया? गुर्जरी अपभ्रंश। क्या कहा गया इसको है जो कि गुर्जरी अपभ्रंश ये कहलाया। लिखिए गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश इसको कहा गया, या फिर ये काल है जो कि इसके अंदर जो भाषा थी उसको गुर्जरी अपभ्रंश कहा जाता था। फिर हम बात करें तो 11 से 13 हो गया, फिर हो जाता है 2 नंबर पे लिखो आप 13वीं सदी से 13वीं शताब्दी से कौन सी हो जाएगी? 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। इसको क्या कहा जाने लगा? प्राचीन अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी कह दो, प्राचीन राजस्थानी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी अपभ्रंश, या फिर है जो इस तरह लिखो प्राचीन राजस्थानी हम कह सकते हैं जो कि इसको कहा जाने लगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 16 से 18 पे लिखो 16वीं सदी से 18वीं 16वीं से 18वीं सदी, इसमें है जो कि क्या कहा जाने लगा? मध्य राजस्थानी। क्या कहा जाने लगा? मध्य राजस्थानी भाषा, मध्य राजस्थानी भाषा है जो किसको कहा जाने लगा। और उसके बाद में हम कह सकते हैं 4 नंबर पे लिखो 18वीं सदी से वर्तमान। क्या हो जाता है?
18वीं सदी से, ऐसे 18वीं से कौन सा हो जाएगा, वर्तमान। 18वीं से वर्तमान की अगर हम बात करें शताब्दी तक है, जो किसको क्या कहा जा रहा है, या फिर क्या कहा, मतलब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आधुनिक राजस्थानी। क्या कहा जाता है इसको, आधुनिक राजस्थानी। आधुनिक राजस्थानी है जो किसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, तो ये लिखिए इसका जो कालक्रम है, पहले हो जाएगा आपका 11वीं से 13वीं शताब्दी गुर्जरी अपभ्रंश हो जाएगा, और उसके बाद में 13वीं से 16वीं शताब्दी प्राचीन राजस्थानी। उसके बाद में जो मध्य राजस्थानी, वो कौन सा कालक्रम हो जाएगा, 16वीं से 18वीं, और 18वीं से वर्तमान में है जो कि इसको आधुनिक राजस्थानी कहा जाता है। अब अगर आपके पास हम कह सकते हैं एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न अगर पूछ ले कि LP तेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो वो हो जाएगी आपके 12वीं सदी। LP तेसी तोरी, LP तेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो 12वीं सदी में मानी जाती है। अगर पूछ ले, उनका नाम नहीं आए, व्यक्ति विशेष उस विद्वान का नाम नहीं आए, और अगर पूछ ले कि गुर्जरी अपभ्रंश के अनुसार, या फिर हम कह सकते हैं गुर्जरी अपभ्रंश में है जो कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति कब मानी जाती है, गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की अब हम कह सकते हैं उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी 11वीं सदी से। ठीक है, 11वीं सदी। अगर LP तेसी तोरी से पूछे तो आपको जो कि 12वीं सदी उसमें करना है, ये हम जो कि आगे लिखेंगे। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो कि 11वीं सदी में किससे होती है, गुर्जरी अपभ्रंश से है जो कि अगर पूछे गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में, तो आपकी है जो कि 11वीं सदी मानी जाएगी। और LP तेसी तोरी के अनुसार है जो कि, चलो ये दोनों लाइन लिखवा देता हूं ना, ये लिख लिया इतना, उसके बाद में दोनों लाइन लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो 2 लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ऐसे लिखो, 1 नंबर लिख लो। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसके अनुसार, किसके रूप में, गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में, गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में, भ्रंश के रूप में कब मानी जाती है, 11वीं सदी। ठीक, और दूसरी लाइन एक आपको ये याद रखनी है, LP तेसी तोरी के अनुसार, LP तेसी तोरी के अनुसार, LP तेसी तोरी के अनुसार जो राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब मानी जाती है, 12वीं सदी। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। LP तेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अगर बात करें तो 12वीं सदी से मानी जाती है, और अगर पूछ ले कि गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो कब मानी जाती है, 11वीं सदी से मानी जाती है। फिर अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा का, यानी राजस्थानी शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग सबसे पहले कब माना जाता है, इसका उल्लेख मिल जाता है 13वीं सदी के अंदर। एक लाइन लिखे, राजस्थानी शब्द का, राजस्थानी शब्द का भाषा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख, भाषा के रूप में सर्वप्रथम जो उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है, 13वीं सदी में। उल्लेख 13वीं सदी में मिलता है। कब मिलता है, 13वीं सदी के अंदर है, जो कि अगर ऐसे पूछ ले कि राजस्थानी शब्द का भाषा के रूप में
जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कब मिलता है? 13वीं सदी के अंदर मिलता है। फिर क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी, जो मरु गुर्जरी जो अपभ्रंशी जो कहलाया है वो किस काल का कालक्रम माना जाता है? 11वीं से 13वीं सदी। और 13वीं के बाद में है जो कि कौन सी हो जाएगी? आपके प्राचीन राजस्थानी जो आपके 13वीं से है जो कि 16वीं, और 16वीं से है जो कि 18वीं आपका है जो कि कौन सी कहलाती है? हम कह सकते हैं मध्य राजस्थानी। तो जो 16वीं सदी के चलते चलते या फिर हम कह सकते हैं 16वीं सदी के आते आते क्या हो जाता है? राजस्थान के अंदर सभी जो भाषा या फिर हम कह सकते हैं सभी जो बोलियां हैं, सभी भाषाओं का क्या हो जाता है? जो समाप्त हो जाता है, यानी गुजराती को छोड़कर। 16वीं शताब्दी के है जो कि आते आते क्या हो जाता है? राजस्थान में यानी राजस्थानी भाषा पर गुजराती को छोड़ के सभी का जो कि हम कह सकते हैं प्रभाव हो जाता है समाप्त। और 16वीं शताब्दी के अंत में है जो कि क्या हो जाता है? आपके जो गुजराती बची थी उसका भी प्रभाव हो जाता है समाप्त। फिर राजस्थानी भाषा है जो कि क्या हो जाती है? अलग से निकल जाती है। यानी अगर हम बात करें तो 16वीं सदी के आते आते क्या हो जाता है? 16वीं सदी के आते आते राजस्थानी भाषा पर गुजराती का है जो कि प्रभाव को छोड़ के बाकी सभी भाषाओं का जो प्रभाव वो हो जाता है खत्म और समाप्त हो जाता है। उसके बाद में 16वीं सदी के अंत में अगर बात करें तो गुजराती का भी प्रभाव है जो कि समाप्त हो जाता है। और 16वीं सदी में है जो कि हम कह सकते हैं 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा है जो कि क्या हो जाती है? अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है जो कि दिखाई देती है। तो लिखिए एक बार, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। चलिए फटाफट लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वो भी लाइन लिख लेते हैं। उसके बाद में है जो कि यानी 16वीं शताब्दी के अंदर है 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या हो जाता है? जो एक गुजराती भाषा का जो प्रभाव था राजस्थानी में वो भी है जो कि खत्म हो जाता है। फिर 16वीं शताब्दी के अंदर है जो कि राजस्थानी भाषा वो निखर के है जो कि बाहर आ जाती है। तो उसके बाद में और जो अब चलिए बात कर लेते हैं, उसी के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। एक पॉइंट लिखे, 16वीं शताब्दी के आते आते राजस्थानी भाषा पर किसको छोड़कर? गुजराती भाषा को छोड़कर, गुजराती को छोड़कर वागड़ी जो बोलते हैं ना, गुजराती को छोड़कर सभी भाषाओं का क्या हो जाता है? प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी भाषाओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी भाषाओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 16वीं सदी के अंत में, 16वीं सदी के अंत तक गुजराती का भी क्या हो जाता है? प्रभाव समाप्त हो जाता है। गुजराती का भी प्रभाव क्या हो जाता है? प्रभाव समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर क्या होता है? यानी आगे लिख लेते हैं एक बार, ये इतना लिखे या फिर एक लाइन और लिखवा देता हूं ना नीचे। फिर 16वीं सदी के अंदर या फिर हम कह सकते हैं 16वीं शताब्दी के अंदर राजस्थानी भाषा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है जो कि दिखाई देती है। लिख लीजिए एक लाइन और, 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा, 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा किस रूप में आ जाती है? अपने राजस्थानी भाषा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में दिखाई देती है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं तो 16वीं से 18वीं में, यानी जो मध्य राजस्थानी का जो काल था, कौन सा था? मध्य राजस्थानी का जो काल था वह राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर है जो कि क्या हो जाता है? आपका राजस्थानी भाषा है जो कि बाहर निकल करके आती है और इस काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल भी माना जाता है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं।
जो ये था 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, ये क्या माना जाता है आपका मध्य राजस्थानी। और अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 16वीं शताब्दी के आते आते हैं जो कि क्या हो जाता है, गुजराती को छोड़ के सभी भाषाओं का प्रभाव है जो कि राजस्थानी भाषा पर खत्म हो जाता है। और 16वीं शताब्दी के अंत में है जो कि क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं जो कि क्या बोलते हैं, आपके जो गुजराती का प्रभाव था वो भी समाप्त हो जाता है। और 16वीं शताब्दी के अंत में या फिर हम कह सकते हैं 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक में राजस्थानी भाषा है जो कि स्वतंत्र अपना रूप ले लेते हैं। और 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के जो मध्य राजस्थानी जो काल था, इसको राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये लाइन एक भी आप लिख लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं ये इतना लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे कि चलिए ये यहाँ तक लिख लिया कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये काल कौन सा था, 16वीं से 18वीं सदी का काल। 16वीं से 18वीं सदी का कौन सा काल था, मध्य राजस्थानी काल। मध्य राजस्थानी काल को क्या कहा जाता है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल समझ रहे हो ना, स्वर्ण काल क्या होता है अस्तित्व में, है ना। स्वर्ण काल यानी उस टाइम से हम कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति, यानी ये है जो कि क्या हो जाता है, ये प्रकाश में आई थी, स्वर्ण काल माना जाता है। यानी कई सारे हम कह सकते हैं इसके भाषाओं के रूप में है जो कि प्रयोग होने लगे, और ये भाषा है जो कि निखर के बाहर आई थी। और उसके बाद में यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार है जो कि हम सभी को रिवीजन भी करेंगे, तो फटाफट से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ये लाइन उतारे। और अब हम पढ़ते हैं यानी आपके जो राजस्थानी भाषा का है वो विभिन्न भाषाओं के रूप में जो उल्लेख करने वाले, और हम कह सकते हैं किस रूप में उनका जो उल्लेख होता है, जैसे कि मरु भाषा के रूप में उल्लेख है। वर्तमान में मरु को है जो कि मारवाड़ी कहा जाने लगा, तो एक हेडिंग लगाए राजस्थानी भाषा का विभिन्न भाषाओं के रूप में उल्लेख। राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का विभिन्न भाषाओं के रूप में उल्लेख, विभिन्न भाषाओं के रूप में उल्लेख। तो उसके बाद में हम बात करें, दोस्तों आपको आवाज सुनाई तो नहीं दे रही है, वो जो एक साउंड बज रहा है बाहर, मेरी आवाज तो अच्छे से सुनाई दे रही है ना, ओके। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपका इसे जो मरु भाषा है, पहले 1 नंबर लगा के आपको लिखना है। एक बार समझने की कोशिश करें कि मरु भाषा के रूप में है जो कि राजस्थानी भाषा का उल्लेख। राजस्थानी भाषा का जो सबसे प्राचीन जो उल्लेख माना जाता है वो किस भाषा के रूप में माना जाता है, मरु भाषा के रूप में। और कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका जो बात कर सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसका नाम था वत्सराज। वत्सराज का एक दरबारी कवि हम कह सकते हैं, विद्वान था उसके दरबार के अंदर, जिसका नाम था उद्योतन सूरी। उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया कुवल्ले मालम, जिसका नाम था कुवल्ले मालम। तो एक बार समझने की कोशिश करें, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जिसका नाम क्या था, वत्सराज। वत्सराज जिसका नाम था, और इसका एक दरबारी कवि था, एक विद्वान था, इसका एक दरबारी कवि था, हम कह सकते हैं विद्वान या फिर दरबारी कवि हम कहें तो वो कौन था, जिसका नाम था क्या था, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। अब उद्योतन सूरी जो इसका एक दरबारी कवि था, उसने जालोर दुर्ग में 778 ईस्वी में, कब 778 ईस्वी में कहां पे बैठ के लिखा था एक ग्रंथ है, जालोर दुर्ग में। क्या नाम से ग्रंथ लिखा, इसने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुवल्ले मालम, कुवल्ले माला या फिर कुवल्ले मालम, ठीक है। तो कुवल्ले मालम जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, उद्योतन सूरी ने। कब लिखा था, जालोर दुर्ग में 778 ईस्वी में लिखा था। ये कौन था, ये जो हम कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था वत्सराज, उसका दरबारी विद्वान था।
ठीक है। अब इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर है जो कि मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, इस ग्रंथ के अंदर है जो कि मरु भाषा का जो उल्लेख मिलता है, और इसी मरु भाषा को है जो कि मारवाड़ी के अंदर कह सकते हैं वर्तमान में मारवाड़ी कहा जाता है। तो ये भी आप लिख लीजिए। और अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन अगर रूप माने तो उल्लेख है वो किस भाषा में मिलता है, प्राचीन उल्लेख वो हम कह सकते हैं मरु भाषा के रूप में मिलता है, जिसको वर्तमान में मारवाड़ी भाषा कहा जाता है। और जो शुद्ध मारवाड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, ढड्ढकी कहा जाता है, शुद्ध मारवाड़ी को ढड्ढकी कहा जाता है। और फिर दूसरा हम लिखते हैं, जैसे कि पहले लिखिए कि मरु भाषा से मारवाड़ी में कैसे आए, फिर मारवाड़ी भाषा के रूप में है जो किसका उल्लेख हम लिखेंगे। चलो तो 1 नंबर लगाइए, राजस्थानी भाषा का मरु भाषा के रूप में है जो कि उल्लेख, राजस्थानी या फिर हम कह सकते हैं मरु भाषा के रूप में उल्लेख, राजस्थानी भाषा का ऐसे लिख लो 1 नंबर लगा के, मरु भाषा के रूप में उल्लेख, मरु भाषा के रूप में उल्लेख। फिर 2 नंबर लिखेंगे मारवाड़ी भाषा के रूप में उल्लेख, ठीक है, क्योंकि मरु को मारवाड़ी कहा जाने लगा। और मारवाड़ी के अंदर है जो कि कौन से ग्रंथ लिखे गए, किस काल के अंदर, हम बात उन्हीं के बारे में करेंगे। तो सबसे यानी हम कह सकते हैं प्राचीन जो राजस्थान के जो भी उल्लेख है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन जो उल्लेख अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर कौन सी भाषा का रूप मिलता है, यानी हम कह सकते हैं मरु भाषा के नाम से मिलता है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन जो उल्लेख है राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख, सबसे प्राचीन पुराने उल्लेख, सबसे प्राचीन उल्लेखों की अगर बात करें तो किस भाषा के रूप में मिलते हैं, मरु भाषा के नाम से मिलते हैं। प्राचीन उल्लेख है जो कि किससे मिलते हैं, किस भाषा के रूप में, मरु भाषा के रूप में मिलते हैं, मरु भाषा के नाम से मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और ये किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, तो जो इसका उल्लेख है प्राचीन जो ग्रंथ था कुवल्य मालम उद्योतन सूर्य ने लिखा था, तो उसके अंदर भी है जो कि आपके मरु भाषा का रूप में नाम से मिलता है। तो चलिए लिखते हैं उसके बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, वत्सराज। कौन था, वत्सराज। के विद्वान कवि या फिर के विद्वान वत्सराज का विद्वान, दरबारी विद्वान ऐसे लिखो, का दरबारी विद्वान कौन था, उद्योतन सूरी। दरबारी विद्वान उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी के द्वारा 778 ईस्वी में, 778 ईस्वी में जालोर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में क्या लिखा गया, कुवल्य मालम नामक ग्रंथ लिखा गया। दुर्ग में कुवल्य माला नामक ग्रंथ लिखा गया, या फिर कुवल्य मालम लिख दो, कुवल्य माला नामक ग्रंथ लिखा गया, जिसमें हम कह सकते हैं मरु का है जो कि उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें है जो कि राजस्थानी भाषा का मरु के रूप में है जो कि क्या हो जाता है, जिसमें एक मरु भाषा हम कह सकते हैं है, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है। इसमें हम बात कर सकते हैं 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कितनी भाषाओं का क्या उल्लेख किया गया है, 18 भाषाओं का नामक ग्रंथ में लिखा गया है, कुवल्य माला ग्रंथ लिखा गया,
इसमें ग्रंथ लिखा गया जिसमें राजस्थान की कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? राजस्थान की कुल 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जिसमें एक कौन सी है? जिसमें एक मरु भाषा है, जिसमें एक मरु भाषा है, जिसमें एक कौन सी है? मरु भाषा है। वर्तमान में मरु भाषा है। मरु भाषा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। मरु भाषा को वर्तमान में मारवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए फटाफट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यानी समझने की कोशिश करें। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसका नाम था वत्सराज। उसका दरबारी विद्वान था जिसका नाम था, हम बात कर सकते हैं, उद्योतन सूरी। उसने जालोर दुर्ग में बैठ करके है जो कि 778 ईस्वी में कुवल्ले माला नामक एक ग्रंथ लिखा था, और उसमें कुल राजस्थान की 18 जो भाषाएं थी उसका उल्लेख किया गया। उसमें से एक कौन सी थी? आपके मरु भाषा, जिसको वर्तमान में हम कह सकते हैं मारवाड़ी भाषा कहा गया है। फिर आगे लिखते हैं मारवाड़ी भाषा का राजस्थानी भाषा के रूप में उल्लेख। तो एक बार लिखिए उतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे कि जो मारवाड़ी भाषा का जो उल्लेख है वो अबुल फजल का एक ग्रंथ है, हम कह सकते हैं। तो एक बार लिखिए, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिखिए मारवाड़ी भाषा के रूप में उल्लेख। 2 नंबर लगा के लिखिए मारवाड़ी भाषा के रूप में उल्लेख। मारवाड़ी भाषा के रूप में उल्लेख। मारवाड़ी भाषा के रूप में है जो कि उल्लेख लिखिए। किसका ग्रंथ है? एक ग्रंथ है अबुल फजल का। अबुल फजल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आइन ए अकबरी। क्या नाम है? आइन ए अकबरी। और एक आपके हम बात कर सकते हैं कुशल लाभ का ग्रंथ है। ये किसका है? अबुल फजल का एक ग्रंथ है आइन ए अकबरी। और एक हम बात कर सकते हैं जैसे कुशल लाभ का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पिंगल श्रोमणी। और किस शैली में लिखा गया है? वो डिंगल शैली में लिखा गया है। ऐसे लिखे अबुल फजल आइन ए अकबरी ग्रंथ है, वह कुशल लाभ का एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुशल लाभ। कुशल लाभ के ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। क्या नाम है? पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि जो किस भाषा में लिखा गया है? हम बात कर सकते हैं किस शैली में लिखा गया है? डिंगल शैली में लिखा गया है। डिंगल शैली में लिखा गया है। शैली में लिखा गया है। एक बार इतना लिखे, उसके बाद में यहाँ पे ये 2 नए नाम आ गए, पिंगल और डिंगल। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसने इसको है जो कि राजस्थानी भाषा को जो 2 भागों में बांटा, जिसमें एक भाषा को हम कह सकते हैं, एक क्षेत्र को है जो कि पिंगल शैली या फिर पिंगल कहा गया, दूसरे को है जो कि डिंगल कहा गया। तो डिंगल किसको कहा गया? जैसे कि हम बात कर सकते हैं डीपी डिंगल के अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे चौहानों का जो अधिपत्य था वहाँ पे है जो कि
चौहानों का जो क्षेत्र था, इसलिए इसको डिंगल को है जो कि चौहान शैली भी कहा जाता है। पिंगल को वहाँ पे जो भाटों का, वहाँ पे हम कह सकते हैं भाटों ने पिंगल शैली को कई ज़्यादा रूप में है जो कि प्रयोग में लिया, इसलिए इसको भाटी शैली भी इसको है जो कि कहा जाता है। तो ये हम आगे थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। एक बार आप इतना लिखे, उसके बाद में आगे बात करते हैं। और दो यहाँ पे बात कर लेनी है, जैसे कि मारवाड़ी भाषा के रूप में जो उल्लेख है वो अबुल फजल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आईन अकबरी, और कुशल का ग्रंथ है जो कौन सा है, पिंगल शिरोमणि। इन दोनों के अंदर है जो कि मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है, भाषा का उल्लेख मिलता है। तो यहां से प्रश्न है जो कि पूछ सकते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर लगा के लिखो, जैसे कि मरु के रूप में हम लोगों ने राजस्थानी भाषा का उल्लेख पढ़ लिया, और उसके बाद में मारवाड़ी के रूप में उल्लेख पढ़ लिया। अब तीसरा आप लिखो राजस्थानी भाषा के रूप में उल्लेख। राजस्थानी भाषा तो पहले मरु थी, प्राचीन भाषा थी, फिर मारवाड़ी, और फिर आप तीसरा लिखो राजस्थानी भाषा के रूप में उल्लेख। तो राजस्थानी भाषा के रूप में उल्लेख की अगर बात करें तो राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों के लिए जो राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम है जो कि प्रयोग, राजस्थानी भाषा का शब्द के रूप में है जो कि प्रयोग हम बात कर सकते हैं 13वीं सदी के अंदर माना जाता है। लेकिन इसका उल्लेख देखने को कहाँ मिलता है, ये एक पुस्तक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की एक पुस्तक है जिसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसके अंदर है जो कि राजस्थानी भाषा का शब्द के रूप में उल्लेख मिलता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें जो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो 20 भाग है, भाग 20वां, और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं उसके अंदर है जो कि राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया गया है। और ये पुस्तक कब लिखी गई? 1912 में लिखी गई। तो उसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए, ये इतना लिख दिया कि आपने उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के रूप में है जो कि उल्लेख। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर लगाओ। राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा के रूप में उल्लेख, भाषा के रूप में उल्लेख, राजस्थानी भाषा के रूप में उल्लेख। तो अब आप लिखे राजस्थानी जो भाषा का बोलियों के रूप में, या फिर हम ऐसे लिखे कि राजस्थानी भाषा का शब्द के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख, राजस्थानी भाषा का शब्द के रूप में, शब्द के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख किसके ग्रंथ में या फिर किसकी पुस्तक में मिलता है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम है? ग्रियर्सन की पुस्तक। क्या नाम है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक इधर लिख लेते हैं, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया में मिलता है, या फिर इसको है जो कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हम कह सकते हैं भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण भी कहा जाता है। तो हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, भाषाओं का सर्वेक्षण। भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के अंदर है जो कि किया गया है, सर्वेक्षण में किया गया है। क्या किया गया है? किया गया है।
अब समझने की कोशिश करें, राजस्थानी भाषा के रूप में जो उल्लेख है वो कब कहां पे किया गया है? सबसे पहले है जो कि किसमें किया गया है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुस्तक किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की एक बुक है, उसके अंदर है जो कि किया गया है उल्लेख। ये पुस्तक 1912 में लिखी गई। ये पुस्तक है 1912 में लिखी गई 1912 में है जो कि ये पुस्तक लिखी गई। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपका इसी पुस्तक में जो 20 नंबर भाग है, 20 भाग है में उल्लेख किया है, 20 भाग में उल्लेख है किया है। ठीक है, 20 भाग में उल्लेख किया है, भाग 20 में। तो लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है, जैसे आपका जो नागर अपभ्रंश जो हम लोगों ने पढ़ा था, शौरसेनी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। और उसके अंदर जो मत है वो किन किन का रहता है कि किसने नागर अपभ्रंश को है जो कि माना था कि ये नागर अपभ्रंश से है, और किसने शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर जो मत देने वाले जो विद्वान थे उनके बारे में थोड़ा सी बातें करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति संबंधित मत लिखिए। राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति या फिर की उत्पत्ति संबंधित मत लिखो या फिर लिख दो अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश, है ना। तो अब हम बात करें तो इसमें जो क्या होगा, कौन सी हो जाएगी? पहले लिख दो आप नागर अपभ्रंश। कौन सा लिखोगे? नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति, नागर अपभ्रंश से है जो कि उत्पत्ति हम लिखते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि आपका शौरसेनी लिख सकते हैं, नागर शैली लिख सकते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति सबसे पहले अगर हम लिखें तो इसके अंदर जो मत देने वाला है वो किस समर्थन कौन था? एलपी तेसीतोरी था। कौन था? एलपी तेसीतोरी। और फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो चलो पहले लिखिए आप नागर अपभ्रंश, जिसमें जो इसके अंदर समर्थन करने वाले थे, एक तो जो अभी हमने बात किया था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी पुस्तक थी, यानी हम बात कर सकते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया है इसका जो संरक्षण करने वाले। तो लिखिए नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। इसमें इस मत में समर्थन, इस मत में समर्थन ट्रिक अगर लिखो तो ऐसे लिख सकते हो जॉर्ज, हम कह सकते हैं जॉर्ज मुंशी, सॉरी जॉर्ज पुरुषोत्तम, या फिर आप नागर लिख सकते हैं। नागर से हो जाएगा आपका नागर अपभ्रंश, और जॉर्ज से हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, और पुरुषोत्तम से है जो कि हो जाएगा पुरुषोत्तम मेनारिया। तो यह लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़े, और समर्थन किसने किया है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, और कौन था? हम कह सकते हैं पुरुषोत्तम मेनारिया, पुरुषोत्तम मेनारिया ने इसका समर्थन किया, ने किया। इस मत में समर्थन
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वो पुरुषोत्तम मेनारियन है जो कि इसका हम कह सकते हैं जो कि क्या किया है, समर्थन किया है। ट्रिक अगर लिखो तो जॉर्ज पुरुषोत्तम नागर लिख सकते हो, ट्रिक लिख सकते हो। क्योंकि एक बार पढ़ने से नाम, तो जैसे कि आपको जॉर्ज नाम आता है आपको पूरा नाम याद आ जाएगा आपका अगर एक बार पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या हो जाता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम कह सकते हैं जैसे नागर अपभ्रंश के अंदर किसका समर्थन था, और हम कह सकते हैं जैसे कि मरु गुर्जरी ये हो जाएगा उसके अंदर किसका था। तो इस हिसाब से शोरसोनी अपभ्रंश के अंदर किसका था, मराठी के अंदर किसका अपभ्रंश के अंदर जो मत था। तो ट्रिक आप लिख सकते हैं, कोष्टक लिखो, जॉर्ज पुरुषोत्तम नागर। तो ये ट्रिक याद हो जाएगी, जॉर्ज पुरुषोत्तम नागर। तो नागर से हो जाएगा नागर अपभ्रंश में समर्थन करने वाले या फिर इसको जो कि नागर अपभ्रंश के रूप में उत्पत्ति बताने वाले कौन थे, पुरुषोत्तम मेनारिया और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो पुस्तक कौन सी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और आगे हम बढ़ते हैं, 2 नंबर लगा के लिखो, यहां पे 1 नंबर लगा दो, नागर अपभ्रंश। ठीक, और 2 नंबर लगाओ लिख दिया इतना। उसके बाद में लिखते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझे कि गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति का मत अगर हम बात करें तो ट्रिक क्या रहेगी आपकी, मुंशी मोतीलाल गुर्जर। तो मुंशी जी हो जाएगा आपका के.एम. मुंशी, और मोती से हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। तो ये इसमें है जो कि लिखना है, गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति। गुर्जरी अपभ्रंश से, गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति के मत, या फिर लिख सकते हैं के अपभ्रंश, है ना, के अंदर जो मत कौन देते हैं, उत्पत्ति। किसने किसने समर्थन किया इसके अंदर, समर्थन मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, और एक हो जाएगा मोतीलाल, क्या नाम है, मेनारिया। मेनारिया। ट्रिक क्या थी, ट्रिक हम लोगों ने अगर बात की थी तो गुर्जरी अपभ्रंश के अंदर लास्ट में तो इसका नाम आ जाएगा और पहले उन दोनों का नाम आ जाएगा। तो लिखिए, चलिए ट्रिक के बारे में अगर बात करें, ट्रिक की, ट्रिक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एम मुंशी, ऐसे लिखो, मुंशी मोतीलाल गुर्जरी, मुंशी मोतीलाल गुर्जरी। तो ये है जो कि इसकी ट्रिक है। गुर्जरी लिखो, मोतीलाल गुर्जर हो जाएगा ना, क्योंकि मोतीलाल कोई गुर्जरी थोड़ी, वो कोई महिला था नहीं, इसलिए ट्रिक को उस हिसाब से बना दिया, मुंशी मोतीलाल गुर्जर। तो मुंशी से हो जाएगा मुंशी के मुंशी, मोतीलाल से मोतीलाल मेनारिया हो जाएगा, गुर्जर से गुर्जरी अपभ्रंश के जो समर्थक हम कह सकते हैं माने जाते हैं। फिर तीसरा लिखो शोरसनी अपभ्रंश। पेज नेक्स्ट ले लेते हैं, तो उससे पहले लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शोरसनी अपभ्रंश जिसका मत देने वाले कौन थे, एसपी बात कर सकते हैं एलपी तेशीतोरी। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, एलपी तेशीतोरी। 3 नंबर लगा के लिखो, शोरसनी अपभ्रंश, शोरसनी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताने वाले जो 2 हम बात कर सकते हैं, इसमें कौन है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है समर्थक, हम लिखे समर्थन, इसमें गलत लिख दिया है ना, समर्थन,
इसमें समर्थन कौन करेगा? किसने किया था? एलपी तेसितोरी ने, एलपी तेसितोरी ने समर्थन किया था। तो ये लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना टाइम में अपने पास है नहीं। और दूसरी बात है, अगर हम बात करें तो ये जो पीडीएफ है आपको निःशुल्क है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी, जिससे आपका कोई भी अगर अक्षर छूटा है तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से लिख सकेंगे। टेलीग्राम का चैनल है नायक आईएएस एकेडमी को है, जो कि सर्च करे और उसके बाद में ज्वाइन करे, और सारी पीडीएफ जो भी क्लास यहाँ पे होती है वो क्लास से भी निःशुल्क है आप सभी के लिए। और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो भी पीडीएफ है वो उसके अंदर डाल दी जाएगी, वो भी आपको निःशुल्क मिल जाएगी। और भी किसी प्रकार की आपको अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखे या फिर टेलीग्राम चैनल में लिखे, आपका हम कह सकते हैं समाधान जरूर करेंगे। 3 नंबर लिख लिया, सोर्सनी अपभ्रंश। एक अपभ्रंश हम और लिख सकते हैं, महाराष्ट्र अपभ्रंश। महाराष्ट्र अपभ्रंश के रूप में जो उत्पत्ति है वो किसके हम बात कर सकते हैं, किसकी उसमें समर्थन माना जाता है, वो है जिसका नाम है सुनीत कुमार चटर्जी। तो एक और लिख सकते हैं, महाराष्ट्र अपभ्रंश से उत्पत्ति किसकी? राजस्थानी भाषा की। 4 नंबर, महाराष्ट्र अपभ्रंश से उत्पत्ति का मत ये किसका माना जाता है? इसके बारे में अगर हम बात करें, सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी कौन होगा? सुनीत कुमार चटर्जी है, जो कि इसमें क्या करते हैं, सुनीत कुमार चटर्जी समर्थक है इसमें है, जो कि कहलाते हैं समर्थक है, जो कि इसके अंदर कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो किसके अनुसार है, जो कि माना जाता है। तो एक इसमें जो एलपी तेसितोरी, जिसने हम बात कर सकते हैं किसके अंदर माना था, जो कि आपके हम कह सकते हैं सोरसेनी अपभ्रंश के रूप में जो समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे, जिसका नाम था एलपी तेसितोरी। जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, सोरसेनी अपभ्रंश समर्थक किसने किया था? एलपी तेसितोरी ने। तो राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण के अनुसार, यानी इसको कितने भागों में बांटा है, तो एलपी तेसितोरी के अनुसार है, जो कि राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। तो अगर आप कहें तो हम कह सकते हैं जैसे कि नक्शे की सहायता ले ली जाए, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान का मैप हम बना लेते हैं। तो उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे कि एलपी तेसितोरी, हाँ ओके, इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था, क्या नाम था, हम बात करें तो इंडियन एंटीक्वेरी। क्या नाम था? इंडियन एंटीक्वेरी। राजस्थानी भाषा को है, जो कि उसके अंदर 2 भागों में बताया है। किसने बताया है? एलपी तेसितोरी ने। एलपी तेसितोरी ने जो अपनी पुस्तक थी जिसका क्या नाम था? इंडियन एंटीक्वेरी, जिसके अंदर 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी भाग बताए हैं उन्होंने? एक तो बताया है पश्चिमी राजस्थानी भाग, और दूसरा है जो कि बताया है पूर्वी राजस्थानी भाग। पश्चिमी राजस्थानी भाग के अंदर कौन कौन सी भाषा को जो कि इन्होंने रखा है, और हम बात कर सकते हैं पूर्वी भाग के अंदर है जो कि इन्होंने कौन सी भाषा को रखा है। तो ये लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और हम कह सकते हैं जैसे कि मैप की सहायता ले लेते हैं। दोस्तों काफी आवाज आ रही है उसकी, तो पहले इसके अनुसार एक छोटा मैप बना लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। पता नहीं आज क्या प्रोग्राम है। पास में बज रहा है साउंड बहुत जोर से। तो दोस्तों कैसा लगा राजस्थान का मैप? देख सकते हैं अच्छे से, अच्छा है ना। तो अब हम बात करें इनके बारे में, तो
एल्पितेसी तोरी के अनुसार लिखे, इधर साइड में लिखे, एल्पितेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी जो भाषा है, एल्पितेसी तोरी, तेसी तोरी के अनुसार या फिर एल्पितेसी तोरी के द्वारा के अनुसार राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। ये कहां बताए गए हैं? इसकी एक पुस्तक है एल्पितेसी तोरी की, इनकी पुस्तक जिसका नाम है इंडियन एंटीक्वेरी। पुस्तक इंडियन एंटीक्वेरी, क्या नाम है? इंडियन एंटीक्वेरी। इंडियन एंटीक्वेरी में बताया है, इंडियन एंटीक्वेरी में लिखा है, इंडियन एंटीक्वेरी में है, जो कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा है। किसने लिखा है? एल्पितेसी तोरी ने लिखा है। और राजस्थानी भाषा को 2 भागों में है जो कि बांटा है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी, एक हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। और दूसरा क्या बताया इन्होंने पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा इन्होंने बोला है, राजस्थानी भाषा। अब हम बात करें, जैसे कि इसको 2 भागों में बांट देते हैं, है ना। अब 2 भागों के अंदर है जो कि इन्होंने ये क्या करते हैं, इसको है जो कि 2 भागों के रूप में इसको बांट देते हैं। और एक साइड के है जो कि भाषा को पश्चिमी राजस्थानी भाषा के रूप में बोलते हैं, और उसके अंदर कई सारी जो बोलियां हैं, कई सारी जो हम कह सकते हैं भाषा है। तो अब चलो बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको बीच से ऐसे करो, 2 भाग इसको बना देते हैं ना। ये है जो कि इसको क्या बताया इन्होंने, पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा किसने कहा है? एल्पितेसी तोरी ने। और इसके बाद में हम बात करें तो ये इधर का जो भाग है इसको क्या कहा है इन्होंने? पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थानी जो भाषा है, यानी इसको 2 भागों में एल्पितेसी तोरी ने जो बांटा है। तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा को जो डिंगल शैली का है, और इन्होंने है जो कि पूर्वी राजस्थानी भाषा को है जो कि क्या कहा है? पिंगल शैली के अंदर बांटा है। तो डिंगल शैली का अधिक ज्यादा मात्रा में अगर जो प्रयोग है वो किन के द्वारा किया गया है? ये है जो कि हम बात कर सकते हैं चारणों के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे चारण शैली भी कहा जाता है, इसलिए इसे चारण शैली भी कहा जाता है। और यहाँ पे इनका जो प्रयोग है सबसे ज्यादा बाटों के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको है जो कि बाट शैली भी इसे है जो कि कहा जाता है, बाट शैली कहा जाता है। ठीक है, अब यहां तक समझ लिए। तो अब हम बात कर सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी भाषा आ जाती है, जैसे कि मारवाड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद में चलो एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं, मारवाड़ी है ना। इसका जो शुद्ध रूप है उसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ी का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? इसी भाषा का शुद्ध रूप है जो कि क्या कहलाता है? ढड्डकी कहलाता है। मारवाड़ी का शुद्ध रूप है जो कि क्या कहलाता है? ढड्डकी कहलाता है। और मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो अगर हम बात करें, जैसे कि नागौरी है, शेखावाटी है, और आपके गोडवाड़ी व देवरावाटी, तो ये भी इसके के अंदर आ जाती है। देवरावाटी है, देवरावाटी, एक कौन सी हो जाएगी? गोडवाड़ी। एक हो जाएगी आपके नागौरी और शेखावाटी, नागौरी व शेखावाटी। एक हो जाएगी आपके शेखावाटी, सिक्कर के अंदर ना, शेखावाटी। ठीक है, तो ये
मारवाड़ी की उपबोलियां, एक बार मैं ना जैसे कि हम कह सकते हैं मैप के अंदर जो पॉइंट जहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ सीकर है, तो जैसे कि यहाँ जोधपुर है तो यहाँ जोधपुर के उस हिसाब से मैंने नहीं लिखा है एक बार, है ना। तो यहाँ पे ऐसे आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये मैप के अंदर आपको दर्शानी है, ठीक है, क्योंकि मैप का वो सिस्टम तो आपको आता नहीं है। तो अगर आपका ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई मेंस आप दे रहे हैं, आरएस मेंस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का हम कह सकते हैं वो मेंस दे रहे हैं, तो उसमें आपका लिखित पेपर होगा और आपको दर्शानी है। तो एक बार मैंने ऐसे ही लिखा है कि भाई इसके अंदर जो हम कह सकते हैं जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंदर जो उपबोलियां वो या फिर बोलियां कौन कौन सी भाषा इसमें रखी गई है, मारवाड़ी है, नागौरी है, शेखावाटी है, देवरावाटी और गोडवाड़ी के अंदर है, जो कि ये भाषा इसके अंदर रखी गई है। अब हम बात करें पूर्वी भाषा के अंदर, जैसे कि आपके ढूंढाड़ी है और आपके हम बात कर सकते हैं मेवाती है और हो जाएगी तोरावाटी हाड़ौती। तो ये हम लिख लेते हैं, ढूंढाड़ी हो जाएगी यहाँ पे ढूंढाड़ी, तोरावाटी, एक बार ऐसे में लिख रहा हूं तोरावाटी, और उसके बाद में है जो कि हाड़ौती, कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती हो जाएगी, मेवाती हो जाएगी, मेवाती, मेवाती एक हो जाएगी, हाड़ौती, ठीक है। बाकी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आज थोड़ा शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा जो हम कह सकते हैं, पहला जो इसका जो वर्गीकरण है वो अल्पितेशी तौरी के अनुसार 2 भाग है, और कई सारे अन्य भी जो राजस्थानी भाषा का जो हम कह सकते हैं वर्गीकरण बताए गए हैं, जैसे कि मोतीलाल मेनारिया के द्वारा बताए गए हैं, और एक था जिसका नाम था, क्या था, पुरुष शर्मा था जिसका नाम, चलो हम बात करेंगे कल। तो हम बात कर सकते हैं जैसे मोतीलाल मेनारिया के अनुसार है, जो कि राजस्थानी भाषा को कुल कह सकते हैं 9 भागों में बांटा है। तो वो कौन सी हो जाएगी, जैसे कि हम कह सकते हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और मेवाड़ी, 4 भाग ये हो गए, और ढूंढाड़ी, हाड़ौती और है जो कि कौन सी हो जाएगी एक रागड़ी, वागड़ी और ब्रजभाषा, कितने भाग हो गए, 9 भागों के अंदर है जो कि मोतीलाल मेनारियन, यानी ये है जो कि आपके अन्य वर्गीकरण के अंदर हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं दूसरा वर्गीकरण लिखिए, जिसके अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इन्होंने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है जो कि भाषा को 5 भागों में बांटा है। अब वो कौन सी 5 भागे हैं तो उनके बारे में भी हमें पढ़ लेते हैं। पहले तो मैप लाना पड़ेगा अच्छे से, पहले तो मैप लाते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। ताकि ये पीडीएफ जब मैं आपको दूंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए ना। उसके बाद में है जो कि अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका राजस्थान का प्यारा सा मैप। किसने इसको 5 भागों में बताया है, अब्राहम ग्रियर्सन ने। दूसरा नंबर लगा के लिखो भाग यहां पे, चलो इसको यहां पे मैं समझा दूंगा ना, यहां पे लिखो भाग 2। दूसरा भाग जो वर्गीकरण के अनुसार किसने बताया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ने अपनी पुस्तक अभी हमने बात की थी, कौन सी है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 5 भाग बताए, में राजस्थानी भाषा के 5 भाग बताए हैं। राजस्थानी भाषा के को 5 भागों में बांटा है, को 5 भाग बताए, ऐसे लिख दो, 5 भाग बताए। कौन कौन से,
5 भाग बांट लेते हैं। पांच भाग बांट लेते हैं। पहले तो इस राजस्थान का 5 टुकड़ा करो भाई। कैसे करेंगे? इधर से ऐसे करो और एक यहाँ पे करो, फिर एक और यहाँ पे करो। कितना हो गया ये? 3 4 हो गया, एक और कर लो यहाँ पे 5। ठीक है, एक बार आर्ट एंड कल्चर के अंदर ऐसे समझाते हैं। तो ये जो एक भाग है वो हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी भाग। ये जो एक भाग है, पहला ये एक भाग है, जैसे मान लो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी राजस्थानी भाग। पश्चिमी राजस्थानी भाग, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। तो ये हम बात कर सकते हैं जैसे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर राजस्थानी भाषा को कुल 5 भागों के अंदर है जो कि विभाजित किया है, जिसमें पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी राजस्थान। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो भाग हमने बांटा है ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी राजस्थान। क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। और उसके बाद में ये जो भाग है उसके बाद में ये हो जाएगा आपका मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान। अब हम बात करेंगे इन के अंदर, इन भागों के अंदर या फिर इन क्षेत्रों के अंदर जो मध्य, और हम बात कर सकते हैं मुख्य मानक प्रतिनिधित्व करने वाली जो बोलियां हैं, जो भाषा है वो कौन सी है, वो भी हम बात करेंगे। तो अब उसके बाद में आ जाता है आपके ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ये हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और उसके बाद में ये जो मालवा क्षेत्र हम कह सकते हैं, इसको कहा जाता है आपका सीधा, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी राजस्थान। क्या हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान। अब हम बात कर सकते हैं जो पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंदर आपको पता है कौन सी जो मानक बोली बोली जाती है या फिर प्रतिनिधित्व करने वाली या फिर मुख्य जो बोली है, ये हम बात कर सकते हैं जैसे कि ये क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र। इसके अंदर आपके जो मानक या फिर हम कह सकते हैं वो हम लिख लेंगे। एक बार मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करें। इसमें आपके बोली जाती है मारवाड़ी, और इसमें कौन सी हो जाएगी? दक्षिण राजस्थान के अंदर हो जाएगी आपके जो निमाड़ी बोली। कौन सी हो जाएगी? निमाड़ी। यानी जो चौथा भाग है आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसके अंदर एक बोली है जिसका नाम है मालवी। मुख्य इसके अंदर जो बोली बोली जाती है वो मालवी, मालवी मुख्य बोली है। एक बार लिखवा दूंगा, एक बार समझने की कोशिश करें। मालवी बोली है और इसकी 2 उपबोलियां हैं, एक तो निमाड़ी और रागड़ी। इसकी 2 उपबोलियां हैं, उपबोलियां हैं निमाड़ी, एक है रागड़ी। ठीक है, और ये जो निमाड़ी व रागड़ी जो बोली है, और निमाड़ी जो मालवा क्षेत्र की है जो कि एक मुख्य बोली कहलाती है, और यही जो निमाड़ी बोली है जो कि आपके मालवी बोली की है जो कि क्या कहलाती है? एक उप बोली है। वो यहाँ पे दक्षिण राजस्थान की है जो कि क्या कहलाती है? मुख्य बोली कहलाती है। कौन सी? हम कह सकते हैं निमाड़ी। ठीक है, समझेंगे, एक बार समझने की कोशिश करें, लिख लेंगे उसके बाद में। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जो दूसरा भाग है उत्तरी पूर्वी राजस्थान। इसमें जो कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करने वाली जो बोली है वो आपके मेवात क्षेत्र है, इसलिए मेवाती हो जाएगी। और इसमें आपके हो जाएगी ढूंढाड़ी। इसमें लिख दीजिए मेवाती, और इसमें हो जाएगी मध्य राजस्थान में ढूंढाड़ी। ये ढूंढाड़ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे है जो कि जो बोली जो नहीं बोली बोली क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी कहलाती है। तो यहाँ तक लिखे, उसके बाद में है जो कि आगे बढ़ते हैं। यानी ये इतना लिखे, उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो अलग अलग लाइन से हिसाब से है जो कि मैं लिखवा देता हूँ। ये इतना लिखे, ये एक लाइन लिख लीजिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हम कह सकते हैं जो कि राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है या फिर 5 भाग बताए। अब वो 5 भाग एक एक करके लिख लेते हैं। ये तो एक बार समझाए हैं, और चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिए पहला भाग। कौन सा भाग बताया है? पश्चिमी राजस्थानी भाग, पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, डैश लगाओ। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर क्या लिखना है? जो पहला भाग है पश्चिमी राजस्थानी भाषा,
इसकी जो मुख्य बोली, पश्चिमी राजस्थानी जो भाषा इन्होंने बताई, यानी 5 भागों के अंदर जो बांटा है, इसकी जो मुख्य बोली या फिर ऐसे लिखो मानक बोली या फिर प्रतिनिधित्व करने वाली बोली आपको पता है कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा की मानक या फिर हम कह सकते हैं मुख्य या कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? डैश करके लिखो, मारवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। फिर 2 नंबर लगा के लिखो, दूसरा कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी या फिर उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी लिख दो, उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा, उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा। उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा की अगर हम बात करें तो इसकी जो मानक या फिर ऐसे लिख दो सीधा, मुख्य बोली कौन सी हो जाएगी? मुख्य बोली कौन सी हो जाएगी? मेवाती। मुख्य बोली हो जाएगी मेवाती। ठीक, 3 नंबर लगा के लिखो, 3 नंबर कौन सा भाग हो जाएगा आपका? मध्य राजस्थानी, मध्य पूर्वी भाग, मध्य पूर्वी भाग या फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा। इसके अंदर मुख्य बोली लिखे आप ढूंढाड़ी, मुख्य बोली कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। मुख्य बोली कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। आवाज अच्छे से आ रही है ना? एक बार मेरे को चेक करवा दो थोड़ा सा, आवाज अच्छे से आ रही है ना? ओके। अब 4 नंबर लगा के लिखे आप, यही लिखना है आज के सेशन में, फिर हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर लगा के लिखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा। इसके अंदर मुख्य जो बोली है, मुख्य बोली कौन सी हो जाएगी? मालवी, मालवी। और इसकी 2 उपबोली हैं, उपबोली कौन सी हो जाएगी? उपबोली है रागड़ी और एक है निमाड़ी, रागड़ी और निमाड़ी। और ये जो निमाड़ी बोली है ये मालवी या फिर हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा की तो हो जाएगी एक उपबोली। और 5 नंबर पे लिखो आप दक्षिणी राजस्थानी भाषा, दक्षिणी राजस्थानी भाषा की मुख्य बोली, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थानी दक्षिणी राजस्थानी की भाषा की मुख्य बोली कौन सी हो जाएगी? निमाड़ी। कौन सी हो जाएगी? निमाड़ी। तो यहाँ पे 5 भाग हम बात कर सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा की है जो कि प्रमुख बोली या फिर मुख्य बोली है जो कि कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। और उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा की मुख्य बोली मेवाती, और मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा की मुख्य बोली ढूंढाड़ी हो जाएगी। और हम कह सकते हैं मारवाड़ी की जो शुद्ध मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? शुद्ध मारवाड़ी को ढड्डकी कहा जाता है। शुद्ध मारवाड़ी का रूप क्या कहलाता है? ढड्डकी। एक लाइन ये भी लिखो, शुद्ध मारवाड़ी का रूप क्या कहलाता है? ढड्डकी कहलाता है, ढड्डकी कहलाता है। तो ये इतना फटाफट से लिखे और उसके बाद में हम क्या करते हैं? आज के सेशन को करेंगे समाप्त। तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे हम लोग हैं जो कि क्या करते हैं? सेशन को समाप्त करते हैं और कल से इसका जो आगे का पार्ट हम लेकर के आएंगे। तो साथियों लिख लीजिए, और उसके बाद में है जो कि वैसे आप वीडियो को स्किप करके भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए हम कह सकते हैं नए भाग के अंदर, यानी इसी टॉपिक का जो कि जल्द से जल्द समाप्त करना है, फिर नया टॉपिक शुरू करना है।
तो फिर मिलते हैं साथियों नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।